नमस्ते प्रिय छात्रों। पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहूँ लिखता रहूँ। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में देखा है। पन्ना नंबर 82 और 83 तक हुआ है। अब उसके आगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हमें कुछ बातें समझा रहे हैं। नागर जी और तिवारी जी दोनों में चर्चा हो रही, वार्तालाप हो रहा है। नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, गोपाल राय, गौमरी, प्रेमचंद, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। मतलब नागर जी उनके समय की कुछ बातें बता रहे हैं। इस पर तिवारी जी कहते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? जब नागर जी ने उन साहित्यिकों का नाम बताया तो उस पर नागर जी कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक ज़बरदस्ती याद करवाते थे। इस पर तिवारी जी कहते हैं, नागर जी आपने खंजन नयन में के सूरदास के चमत्कारों को बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या आप इन पर आपका विश्वास है? मतलब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि आँख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। यदि इस विषय पर चर्चा करें तो प्रत्येक प्राणी को 2 आँखें होती है, जिनके द्वारा वह इस पृथ्वी की समस्त चीज़ें देखने में समर्थ होता है। मनोरंजक दृश्य देखकर वह प्रसन्न होता है और दुखद दृश्य देखकर दुखी और बेचैन होता है। और आँखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है। आगे लेखक बता रहे हैं, इस प्रकार मनुष्य को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसका आदेश मनुष्य का मन ही उसे देता है। हाँ, देखने में अंतर अवश्य है। प्रत्यक्ष दृश्य वास्तविक आँखें देखती है, जबकि मन के काल्पनिक दृश्यों मन की आंखें देखती हैं। तो इस पर तिवारी जी और नागर जी में बातें हो रही हैं। और तिवारी जी कहते हैं कि नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का हमें मौका मिला। आगे तिवारी जी बता रहे हैं, तो हाँ, तो जो पत्र आते थे उन पत्रों का आपने संकलन किया है। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा है। तो लेखक बता रहे हैं कि लेखन में वास्तविकता लाने के लिए विषय की तह में जाना आवश्यक है। मतलब किसी विषय पर लिखने के लिए उस विषय की पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लिखने वाले का विषय के बारे में जितना अच्छा गृह कार्य होगा, लेखन उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, समाज के किसी वर्ग के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। उसके रहन सहन, रीति रिवाज तथा मान्यताओं का नज़दीकी परिचय प्राप्त होना चाहिए। अच्छे लेखक पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना किसी कृति की रचना नहीं करते। ऐसे लेखकों की रचनाएं ही पाठकों को बांधे रखती है। उनमें पाठक को वास्तविकता के दर्शन होते हैं। अंत में नागर जी बता रहे हैं कि प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिसके जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। इस पर तिवारी जी बता रहे हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी कहते हैं, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी कहते हैं,
स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, तिवारी जी और नागर जी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है और दोनों जो एक अच्छे दर्जे के लेखक हैं। तो प्रिय छात्रों, पन्ना नंबर 86 के ऊपर कुछ कृति पत्रिका दी है, कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको देखो। तथा भाषा बिंदु में कुछ सहायक क्रिया दिए हैं, वो भी एक आसान प्रश्न है, व्याकरण में पूछा जाता है। तथा अभी जो पाठ हमने पढ़ा दूसरे वीडियो में, जो कृति पत्रिका है वो PDF के रूप में आपको दी जाएगी। वीडियो ध्यान से सुनना है और PDF की बातें अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।